अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली अभी तक हमने जितना पढ़ लिया ना, इफ एल्स सिर्फ क्या कहते हैं, वेरिएबल्स हो गए, स्विच स्टेटमेंट्स हो गई, तो उनको नज़र में रखते हुए मैं तीन प्रॉब्लम्स आपके सामने ले आया हूँ जिसको हम आज प्रैक्टिस करेंगे सामने बैठ के, और काफ़ी कुछ इंशाल्लाह इससे सीखेंगे। तो सबसे पहले तो देखें, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए टोटली कि प्रोग्राम को ना समझने और फिर समझ के लिखना है। अब समझने के भी काफ़ी ना तरीके होते हैं। समझना किस तरह कि आपने लाइन बाय लाइन उसको पढ़ना है और उसको अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना है, और उसका हर वर्ड का मीनिंग आपको पता हो कि वो लिखा क्या हुआ है, क्या क्या रहा है वो आगे से आपको, बेसिकली। ठीक है ना? तो अगर अब हम इधर देखें तो कहता है राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखना है सिंपली, डेट प्रॉम्प्ट्स, जो पूछता है किससे, द यूज़र टू इनपुट अ नंबर, कि वो यूज़र से पूछे कि एक नंबर एंटर करे, आपने कैसा प्रोग्राम लिखना है। और द प्रोग्राम शुड देन आउटपुट द नंबर एंड अ मैसेज, कि फिर प्रोग्राम क्या करे, उस नंबर को आउटपुट मतलब कि डिस्प्ले कराए और मैसेज को डिस्प्ले कराए, सेइंग वेदर द नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये कहते हुए कि जो नंबर उसने यूज़र ने डाला था वो पॉजिटिव था, नेगेटिव था, ज़ीरो था। यहाँ पे नॉट, कि जो ज़ीरो है वो ना इधर पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव के अंदर आता है। तो जो बेसिक मैथ जिनको आती है उनको तो ये बात होगा, पता होगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और मैथ का एक कॉन्सेप्ट छेड़ूंगा जो उम्मीद है कि काफ़ी लोगों को पता होगी। अगर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ कि मैथ्स के अंदर ना इंटीजर्स का सेट इस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स आते हैं, फिर सेंटर में ज़ीरो आता है, और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और ये सोन इस तरह मूव करते जाते हैं। और नंबर जितना लेफ्ट साइड पे होता है वो राइट साइड वाले से छोटा होता है। मतलब कि वन आपको पता है टू से छोटा है, और इसी ऑपोजिट साइड में अगर मैं बोलूँ तो टू वन से क्या है, बड़ा है। ऐसे कि ना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा। इसी तरह माइनस टू माइनस वन से छोटा है, और माइनस वन माइनस टू से क्या है, बड़ा है। तो आई होप सो आपको बात ही क्या आ रही होगी, समझ आ रही होगी। अब हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो कहता है आपने एक यूज़र से नंबर मांगना है। तो हमें एक नंबर वेरिएबल मेमोरी लोकेशन की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं जिसका मैं नाम रखता हूँ नंबर। ठीक है? और यूज़र से मांगना है तो यूज़र को पहले मैं दिखाऊंगा कि वो नंबर एंटर करे, तो वो ही एंटर कर पाएगा ना, नहीं तो उसको किस समझ चलेगा कि नंबर एंटर करने। तो एंटर एनी नंबर में उसको कहता हूँ, और यहाँ पे फिर यूज़र एक नंबर एंटर कर देगा। फिर मैं उसको स्टोर करा लेता हूँ किसके अंदर, उस वेरिएबल के अंदर जो हमने डिक्लेयर किया था। उसको कराने के बाद हमने यहाँ पे अब बेसिकली चेक करना है वो नंबर आइधर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यहाँ ज़ीरो है। यहाँ पे तीन केसेस बन रहे हैं, मैंने भी बोला, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो के। अगर यहाँ पे दो केसेस होते तो मैं यहाँ पे फेल्स का इस्तेमाल करता। अब आपको बात समझ आ रही है मैं किस तरह देख रहा हूँ, कि मैं बेसिकली सिनेरियो सिचुएशन को देखते हुए चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे प्रोग्राम में क्या चीज़ इस्तेमाल करनी बेहतर होगी हमारे लिए। तो क्योंकि मल्टीपल सिनेरियोज है, मल्टीपल सिचुएशन है, तो मैं यहाँ पे इफ एल्स इफ का इस्तेमाल करूँगा। तो इफ एल्स इफ मैं इस्तेमाल तो करूँगा, वो करूँगा किस तरह उसको भी ज़रा करने का एक तरीका है। वो क्या है कि आपने पहले इफ लिखना है, और फिर अब हमारा सबसे पहले देखें, हम ज़ीरो को कर लो, नेगेटिव को कर लो, पॉजिटिव को कर लो, वो आपकी मर्ज़ी के, इससे मसला नहीं होगा। ठीक है? अच्छा, मैं सबसे पहले पॉजिटिव को हल करने जा रहा हूँ कि चेक करें अगर नंबर उसने जो डाला है वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो वो किस तरह पॉजिटिव है? जाहिर सी बात है, हमें दिख रहा है कि जो नंबर पॉजिटिव हैं वो ज़ीरो के बाद आ रहे हैं। मतलब ज़ीरो से जितने बड़े नंबर्स आते जाएंगे वो क्या हैं, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। इसी तरह ज़ीरो से जितने छोटे हैं वो सारे सारे नेगेटिव होते हैं, और ज़ीरो जस्ट एक ही नंबर है विच इज़ अ ज़ीरो। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ सिंपली कि जो नंबर उसने यूज़र ने डाला है वो उसको चेक करे कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू कि अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो है कि नहीं है, वो ज़ीरो की राइट साइड पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो ग्रेटर देन ज़ीरो। बात समझ आ रही है ना? अगर तो है तो डिस्प्ले करा दे कि जो उसने नंबर एंटर किया था, नंबर इज आ पॉजिटिव। ठीक है? नंबर क्या है, इज आ पॉजिटिव इंटीजर सिंपली। ये एक मैसेज मैंने डिस्प्ले करा लिया। इसी तरीके से एल सेफ लगा के मैं सेकंड केस को संभालूंगा। सेकंड केस आपकी मर्जी, नेगेटिव को करे फिर उसी तरह ज़ीरो को करो, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे नेगेटिव को कर रहा हूँ। नेगेटिव में क्या, अगर नंबर ज़ीरो से छोटा है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। बात की समझ आ रही है ना आपको? तो मैं डिस्प्ले कराऊंगा जो नंबर है वो इज़ आ नेगेटिव इंटीजर। और जब नेगेटिव को भी हमने संभाल लिया, पॉजिटिव को भी संभाल लिया, तो एक ही चीज़ रहती है जो ज़ीरो है दरमियान में, तो मुझे एल्सिफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली एल्स लगाऊंगा क्योंकि रहती है एक चीज़ ही है। तो क्या है, मैं डिस्प्ले करा लूँगा नंबर इज़ ज़ीरो। ये लो जी, हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, सॉल्व। अब अगर मैं इसको रन करूँ और कोई भी नंबर डालूँ, तो पॉजिटिव डाला,
5 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो देखा आपने मैंने किस तरीके से लेके चला। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे माइंड में, अगर मैं इफ ही यूज़ कर लेता तो देखो इफ़ के अंदर क्या होता है कि वो हर चीज़ को चेक करेगा, तो आपका टाइम वेस्ट होता है, वो एफिशिएंट प्रोग्राम नहीं है। इफ़ एल्स इफ में क्या होता है, अगर कोई एक चीज़ भी रन होगी तो वो बाकी को स्किप कर देगा, तो यहाँ पे आपका टाइम सेव होता है। अभी छोटे प्रोग्राम में तो आपको इतना नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम थोड़ा सा लिखेंगे और बड़ी कंपनीज के अंदर, तो वहाँ पे टाइम सेविंग एफिशिएंट जो एल्गोरिथम्स होते हैं उनको प्रेफर किया जाता है। तो इसी तरह अगर आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा माइंड के अंदर, तो आप उस तरफ जा पाएंगे। ठीक है, इसको अगर मैं दोबारा रन करूँ और कोई इस पर नेगेटिव नंबर डालता हूँ, तो देखो ऐसा नेगेटिव इंटीजर। तो आई होप सो आपको इस हमारे पहले क्वेश्चन की समझ आएगी, काफ़ी इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं राइट अ प्रोग्राम, आपने एक प्रोग्राम लिखना है डेट प्रॉम्प्ट्स द यूजर, जो यूजर से क्या मांगे, टू इनपुट 3 नंबर्स। यूजर से क्या मांगे, 3 नंबर्स मांगे, और द प्रोग्राम शुड देन आउटपुट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। और फिर जो प्रोग्राम जो नंबर्स को किसके अंदर डिस्प्ले कराए, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। बात आ रही है समझ। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, मैं तो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे आपने 3 नंबर डाले, उसमें जो सबसे छोटा नंबर है वो उसको पहले रख के डिस्प्ले कराए, फिर उससे बड़े वाले नंबर को उसको बाद में डिस्प्ले कराए, उससे जो और बड़ा नंबर है उसको लास्ट के अंदर डिस्प्ले कराए। तो असेंडिंग ऑर्डर का ऑप्शन आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं फॉर एग्जांपल 3 नंबर उसको डालूँ, फॉर एग्जांपल 2, -1, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, इस कॉम्बिनेशन में 2, -1 और 1, तो वो आंसर रीअरेंज मुझे करके दे सेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर मैं देखूँ सबसे छोटा इसके अंदर -1 है, फिर 1 है, और फिर क्या है, 2 है, ऐसे ही। तो अब अगर देखा जाए तो इसको किस तरीके से करना है, तो करते हैं हम इसको स्टार्ट, और सबसे पहले जो बेसिक काम है हम उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसमें 3 नंबर्स का क्या है, तो हम यहाँ पे 3 मेमोरी लोकेशंस क्रिएट करेंगे, num1, num2 और num3। मैं यहाँ फुल नेम नहीं रख रहा, क्योंकि अगर आप भी नहीं रखते तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर वेरिएबल के नेम को डिस्क्रिप्टिव बनाएं कि आपको समझ आ जाए कि वो वेरिएबल आपने किस काम पर्पस के लिए आपने उसको बनाया था। ठीक है, ताकि आप दोबारा उसको देखें तो आपको पता चलता जाए साथ साथ। अब मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट करता हूँ कि एंटर दी फर्स्ट नंबर। मैं यूजर्स फर्स्ट नंबर एंटर करवाऊंगा और उसको स्टोर करवा दूंगा नंबर 1 के अंदर। मैं डिस्प्ले कराता हूँ लाइन 1, और फिर यूजर से उसके अंदर स्टोर करा लूँगा। फिर बाद में डिस्प्ले कराऊंगा एंटर द सेकेंड नंबर, और फिर उसको किसके अंदर स्टोर करा लूँगा, num2 के अंदर। सिंपली इस तरीके से थर्ड नंबर में लूँगा और उसको भी मैं num3 के अंदर स्टोर करा लूँगा। अच्छा जी, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, आपने जब भी प्रोग्राम को सॉल्व करना है ना, तो आपने बेसिक हर लाइन बाय लाइन चलना है, और हर चीज़ को समझते सॉल्व करोगे तो आपसे इजीली होगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक एरर आया था, वो क्यों आया था, क्योंकि मैंने यहाँ पर सेमी कॉलन मिस कर दिया था। अच्छा, ये भी हमारा फिक्स हो गया। अच्छा जी, हमने यहाँ तक तो बेसिक काम कर लिया। हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। वो कहते हैं देन द प्रोग्राम शुड आउटपुट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, उन जो नंबर्स को आपने यूजर से लिए हैं। अब इसको हम समझते हैं ज़रा। मैं यहाँ पे 3 नंबर लेता हूँ, 2, 1, -1। ठीक है, और इसका आंसर किस तरह आना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे छोटा नंबर है -1, फिर उससे बड़ा नंबर है 1, और उससे बड़ा नंबर है 2, इस तरह आंसर आना चाहिए। तो अब इसको समझते हैं हमने सॉल्व कैसे करना है। हम ना अपनी जो प्रॉब्लम है इसको स्मॉलर प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे, कि हमारा जो क्वेश्चन था ना 2, 1, -1, इसको और छोटा हम कर देंगे, कि हम तीनों को बजाय हम पहले दो को कंपैरिजन करके उनको ठीक करके हम बाद में आगे और करेंगे काम। तो हमारे लिए इस तरह काम करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। बात क्या आ रही है ना समझ के, किस तरीके से आपने किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच करना है ताकि आप उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने अप्रोच करना होता है हमेशा प्रॉब्लम्स को। अच्छा जी, उसके बाद अब अप्रोच मैंने बता दिया, दो दो नंबर्स को हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मैं 2 और 1 को देखूंगा। 2 1 से बड़ा है, मतलब कि हमारा जो नंबर 1 था, क्या था, नंबर 1 था। बात की आ रही समझ, वो नंबर 2 से क्या है, बड़ा है। क्या है, बड़ा है। तो हमने इनको रिप्लेस कराना होगा, नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशंस की अदला बदली करनी होगी। फिर हमारे पास -1 एज इट इज़ है। अब देखा जाए तो नंबर 2 और नंबर 3 से भी बड़ा है, तो हमें इनकी भी अदला बदली करानी है, तो ये यूँ आ जाएगा। और दोबारा देखा जाए तो नंबर 1 और नंबर 2 से भी दोबारा क्या बड़ा है, तो हमें एक तीसरा काम दोबारा हमें अदली बदली करानी होगी। यहाँ पे रिप्लेसमेंट कराएंगे
तो ये आपके पास आ जाएगा। तो पॉजिटिव से कंफ्यूज ना हो जाना, ना भी लिखो पॉजिटिव लिखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैथ्स जिन्होंने पढ़ी उनको पता है ये चीज़। अच्छा जी, एनीवेज, तो इस तरीके से हम अपने फाइनल स्टेप के अंदर पूछ रहे हैं और पहुंच रहे हैं हम अपने आंसर की तरफ। और हमें क्या किया, हमने इधर विजुअली हमने एल्गोरिथम तैयार किया कि हम दो दो नंबर्स को चेक करेंगे, और अगर वो बड़े पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा तो हम उनको रिप्लेस करा देंगे। अब इसी काम को मैं क्या कहते हैं प्रोग्राम के अंदर लॉजिक के अंदर करके दिखाऊंगा, और उसको विजुअली भी थोड़ा डिस्क्राइब साथ साथ करूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इफ नंबर वन, अगर नंबर वन बड़ा है नंबर टू से, तभी कराना है ना हमने रिप्लेसमेंट, वरना क्यों कराने की जरूरत है? वरना तो नहीं ना कराना। फर्स्ट करो अगर हमारे पास था 1,2,-1, तो वन तो ऑलरेडी टू से छोटा है, हमें उसे चेंज कराने की जरूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ पे इसलिए कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर हो तो तब करने। और तब क्या करने कि मैं यहाँ पे फिर से इसको थोड़ा समझाऊंगा कि आपके पास एक मेमोरी लोकेशन है नम वन की, जिसके अंदर पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल यहाँ पे टू, जो एग्जांपल अभी हम लेके चल रहे हैं। फिर एक आपके पास है नंबर टू, और इसके अंदर पड़ा हुआ है वन। अब ये जो टू है इसको यहाँ पे लेके आना, और ये जो वन है इसको यहाँ पे लेके जाना है। अब आप कहेंगे सिंपली मैं क्या करता हूँ कि नंबर टू की वन की वैल्यू को उठा के मैं नंबर टू के अंदर ले आता हूँ। मतलब आप नंबर टू के अंदर नंबर वन की वैल्यू ले आते हो, वो तो ले आते हो, इसमें मसला तो कोई नहीं है। अब नंबर टू की वैल्यू ओवर राइट होकर नंबर वन बन गई, मतलब नंबर टू की भी वैल्यू क्या है अब, वन नहीं है। अब नंबर टू की वैल्यू क्या हो गई है, टू हो गई है। तो वन किधर गया, वन गायब हो गया। फॉल्ट नज़र आ रहा है, वन को आप वापस नहीं लेके जा सकते। तो यहाँ पे हमें थोड़ा एक प्रॉपर सोल्यूशन को भी बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम इन दोनों वैल्यूज़ को रिप्लेस करा सकें। और वो किस तरीके से हो सकता है, अब हम उसको तरफ चलते हैं। इसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ कि आपके पास अगर दो कप हैं, ठीक है, और एक कप के अंदर वाटर है और एक कप के अंदर मिल्क है। आपने इनकी अदला बदली करानी है, किस तरह कराओगे? ऐसे तो नहीं कर सकते वाटर को मिल्क के अंदर डाल दोगे और मिल्क को वाटर के अंदर। आप क्या करोगे, आप एक तीसरा ग्लास लेके आओगे, मिल्क को इसके अंदर लेके जाओगे। जब मिल्क को आप इसके अंदर ले जाओगे तो ये खाली हो जाएगा। जब खाली हो जाएगा तो वाटर को आप इसके अंदर ले आओगे। जब वाटर इधर आ गया तो वाटर का ग्लास खाली हो गया, और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, मिल्क। फिर मिल्क को आप किसके अंदर ले जाओगे, इसके ग्लास के अंदर। और जब यहाँ पे मिल्क आ गया तो ये ग्लास क्या हो जाएगा, खाली। तो प्रॉब्लम की अप्रोच को नज़र आ रहा है कि हमें यहाँ पे एक थर्ड चीज़ की, मीडियम की ज़रूरत पड़ रही है, जो हमारा टेम्परेरी तौर पे हमारी एक मदद कर रही होगी। बात क्या आ रही है समझ, एक नए वेरिएबल की। तो उस वेरिएबल को हम यहाँ पे टेम्परेरी का नाम चलो मैं दे देता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो, थर्ड वेरिएबल दे दो जो हमारा टेम्परेरी तौर पे काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमने एक थर्ड मेमोरी क्रिएट कर ली, किसके नाम से, मैंने टेम्परेरी के नाम से, उसकी शॉर्ट फॉर्म में रख रहा हूँ साथ में क्या, टेम्प। तो आई होप सो मैंने इधर विजुअली आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। अब सेम वही काम करेंगे, क्या, नंबर वन के अंदर क्या स्टोर था, टू। मैं नंबर वन की वैल्यू को उठा के टेम्परेरी के अंदर लेके आ रहा हूँ, और टेम्परेरी के अंदर लेके आया तो नंबर वन की वैल्यू इसके अंदर अब स्टोर हो गई है, विच इज़ वन। मैं लिखता भी जा रहा हूँ ये विजुअली आपको, ऐसे ही है। जब ऐसा हो गया काम, तो क्या कहते हैं, मैं अगर यहाँ से नंबर टू की वैल्यू को उठा के अगर यहाँ पे ले जाऊँ तो कोई तकलीफ तो नहीं है, मसला तो नहीं होगा। क्यों, नंबर टू की वैल्यू जब मैं इधर लेके जाऊँगा तो नंबर टू की वैल्यू नंबर वन ओवरराइट कर देगा, और वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी अब, वन। अब हमने जो नंबर टू की वन की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू थी टू, वो उसको इधर लेके आना है। वो कहाँ पे पड़ी हुई है, टेम्परेरी के अंदर पड़ी हुई है ना। हम यहाँ से इसको यहाँ पे ला सकते हैं, किसकी वैल्यू, नम वन की वैल्यू। तो देखो नम टू की वैल्यू नंबर वन के अंदर चली गई है, और नंबर वन की वैल्यू किसके अंदर आ गई है, नंबर टू के अंदर, यूजिंग थर्ड वेरिएबल टेम्परेरी, एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया। तो एल्गोरिथम की समझ आ रही है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने किस तरीके से किया। तो इसी तरीके से आप विजुअली पहले अगर जब प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर लोगे ना, तो उसको आपको इम्प्लीमेंट करते हुए मसला इतना नहीं आएगा। अच्छा जी, अब इसी चीज़ को मैं कोड के अंदर लिखने जा रहा हूँ। देखें, सबसे पहले हम क्या किया था, नंबर वन को टेम्परेरी तौर पे थर्ड एक नई मेमोरी लोकेशन के अंदर लेके गए थे। हमें एक नई मेमोरी लोकेशन की ज़रूरत है, तो मैं टेम्परेरी के नाम से बनाया वेरिएबल। और मैंने क्या किया कि टेम्परेरी के अंदर नंबर वन की वैल्यू ले गया, टेम्परेरी के अंदर मैंने स्टोर करा दी नंबर वन की। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, मैंने ज़्यादा दफ़ा बता चुका हूँ कि असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा राइट टू लेफ्ट वर्क करता है। राइट पे जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट पे जाके स्टोर होती है। तो नंबर वन की वैल्यू किसके अंदर जाके स्टोर हो गई है जी, टेम्परेरी के अंदर। एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ।
अब अब हम नंबर वन को हम नंबर टेम्परेरी के अंदर स्टोर करा दिए। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया था, हम नंबर टू को नंबर वन के अंदर लेके गए थे, हम नंबर वन को नंबर टू के अंदर नहीं लेके गए। क्यों? अगर फर्ज करो मैं नंबर वन की वैल्यू को नंबर टू के अंदर ले जाता हूँ तो वो ओवरराइट कर देगा वैल्यू को, और नंबर टू की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर से गायब। हमने किसको कॉपी किया था? नंबर वन को कॉपी किया था, जिसकी वजह से हम उसको अगर ओवरराइट कर देंगे तो हमें इशू नहीं आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, लॉजिकल वे के अंदर हम चल रहे हैं कि क्या हमने नंबर टू को नंबर वन के अंदर लेके जाना है। तो नंबर वन के अंदर हमने नंबर टू की वैल्यू को स्टोर कराना है। नंबर टू की वैल्यू को मैंने नंबर वन के अंदर ले गया, और बाद में नंबर टू के अंदर नंबर वन लाना है, और नंबर वन तो ओवरराइट हो चुका है लेकिन टेम्परेरी के अंदर स्टोर्ड है। तो नंबर टू के अंदर मैं टेम्परेरी के अंदर से वैल्यू ले आऊँगा। तो आई होप सो आपको सारी ये जो लॉजिक थी किस तरह वर्क कर रहा है इसकी समझ आ गई होगी डिटेल में। अब अगर मैं रन करूँ इस प्रोग्राम को करंट, और वैल्यूज़ डालूँ टू कोमा वन कोमा माइनस वन, तो देखो वो पहले तो, अच्छा हम यहाँ पे हमने कुछ डिस्प्ले ही नहीं कराया, हमने काम तो करा लिया लेकिन डिस्प्ले ही नहीं कराया। सी आउट नंबर, फर्स्ट नंबर इज, और यहाँ पे नंबर वन, और मैं यहाँ पे एक न्यू लाइन भी क्रिएट कर लेता हूँ, फिर डिस्प्ले कराता हूँ। सेकंड नंबर इज नम टू, और यहाँ पे हैंडल आ गया, और फिर डिस्प्ले कराता हूँ क्या, थर्ड नंबर इज नम थ्री, और एक न्यू लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैं इसको अगर रन करूँ और अब मैं नंबर्स एंटर करूँ क्या, टू, वन और माइनस वन, देखो उसने टू बढ़ा था वन से, उसने रिप्लेस करके कर दिए काम। लेकिन अब देखा जाए तो टू माइनस वन से भी क्या है, बड़ा है, तो अब इनकी भी रिप्लेसमेंट करनी है, मतलब नंबर टू और नंबर थ्री की, सेम इसी लॉजिक के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे एक नई इफ कंडीशन की जरूरत पड़ी है, क्योंकि काम करवाना पड़ रहा है, तो हमें यहाँ पे एल्स इफ नहीं लगाना है। एल्स इफ लगाएंगे तो अगर पहला रन हो गया तो वो बाद में रन नहीं होगा, हमें इफ कंडीशन ही लगानी है। और हमने चेक करना है, इधर चेक करें वो नंबर टू नंबर थ्री से बड़ा है कि नहीं है। अगर तो वो नंबर टू नंबर थ्री से बड़ा है तो क्या करे, सेम एक थर्ड वेरिएबल दोबारा क्रिएट करेगा। यहाँ पे मैं अभी नहीं बता रहा कि हमने इसको यहाँ पे क्यों क्रिएट किया है, ये थोड़ा सा एफिशिएंट हो जाता है और एक अच्छा तरीका है, लेकिन हमने अंदर ही क्यों क्रिएट किया इसको हम तब समझेंगे आगे जाके, जब हम लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स की बात करेंगे कि किसी भी चीज़ का जो स्कोप है वो कहाँ तक होता है, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी फोन नाउ सिर्फ मैंने इसको यहाँ पे किया, आप बाहर भी कर लेंगे तो उसे इशू नहीं है। तो बाहर क्या होगा कि आपको एक ही दफ़ा करना पड़ेगा, मैं बाहर ही चलो कर देता हूँ अगर कोई बिगिनर्स कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैंने बाहर जब कर दिया तो मुझे यहाँ पे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि करूँगा डिक्लेयर तो वो एरर देगा। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे काम क्या कर रहा हूँ कि ये काम मुझे दोबारा से चेंज करना पड़ेगा, और लॉजिक भी चेंज होगी। अब हमारे नंबर वन और नंबर टू नहीं है, ऐसे ही है। अब हमारे नंबर टू और नंबर वन नहीं है। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसका, नंबर टू का और नंबर थ्री का। यहाँ पे हम लिखना भूल गया लेकिन बात वही है। तो नंबर टू को उठा के हम किधर लेके जाएंगे, पहले टेम्परेरी के अंदर, बात समझ आ रही। तो टेम्परेरी के अंदर मैं स्टोर कराना है, लेफ्ट साइड पे लिखूंगा जिसके अंदर स्टोर कराना है क्या, नंबर टू की वैल्यू, ऐसी है ना। और बाद में क्या करूँगा, मैं जो नंबर थ्री की वैल्यू है उसको नंबर टू के अंदर ले जाऊँगा, तो नंबर टू के अंदर नंबर थ्री की वैल्यू आ जाएगी। और सिंपली बाद में लास्ट के अंदर टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर जो हमने स्टोर की हुई थी वैल्यू, उसको हम किसके अंदर ले जाएंगे, नंबर थ्री के अंदर। तो नंबर थ्री के अंदर मैं किसकी वैल्यू ले जाऊँगा, टेम्परेरी के अंदर। तो अब इसको अब आपने खुद समझना, अगर नहीं समझ आई इसी तरह विजुअली ड्रॉ करेंगे तो आपको इस बात की समझ आएगी। अब अगर मैं रन करूँगा और मैंने क्योंकि कोई वैल्यूज़ नहीं डाली तो उसने खुद ब खुद ही नंबर डाल के अपने पास से और गार्बेज वैल्यू सारे हो गए थे। सी एल एस करता हूँ और दोबारा रन करता हूँ, फोर डाल दिया मैंने, मैंने डाल देता हूँ वन और माइनस टू। मैं इसको सी एल एस करता हूँ क्योंकि वही एग्जाम्पल पे चलेंगे तो बात बेहतर होगी। टू, वो वन ही है ना एग्जाम्पल के अंदर, हाँ, और माइनस वन। अब देखो उसने वन और टू को चेंज किया, और बाद में वन और टू को चेंज करने के बाद उसने माइनस वन और टू और माइनस वन को भी चेंज कर दिया, क्योंकि बाद में टू आता है और फिर क्या आता है माइनस वन, तो उसने उसको भी चेंज कर दिया। अब यहाँ पे एक और इशू है, वो इशू क्या है कि हमें
देखा जाए तो नंबर वन और नंबर टू दोबारा रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नंबर वन दोबारा क्या है, बड़ा है किससे, नंबर टू से। तो सिंपली हम हमने जो यहाँ पे एक काम किया था, क्या, ये नंबर वन और नंबर टू को रिप्लेस करते हुए। अब सही है, इसको मैं दोबारा कॉपी और पेस्ट कर दूंगा कि वो नंबर वन और नंबर टू का काम दोबारा से प्लेस कर दिया, अगर वो बड़ा है, अगर वो बड़ा है, ठीक है, वरना ना। तो अब मैं अगर रन करूं तो टू, वन और माइनस वन, तो देखो उसने हमें जो रिक्वायर्ड हमारा रिजल्ट क्या था, माइनस वन पहले, फिर उसके बाद वन और फिर टू, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर उसने हमें करके दे दिए। तो ये बेसिकली एक सोल्यूशन था, किस तरीके से अप्रोच करते हो आप। विजुअली कुछ पहले उसका बनाते हो, सूडो कोड बना सकते हो कि पहले स्टेप मैंने क्या किया, अच्छा मैं इसको यूं लेके जाऊंगा, उसको फिर उसको लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करते हो। तो आई होप आपको बेसिकली बात ही समझ आ रही होगी कि किस तरीके से प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ अप्रोच करते हैं। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर इसको सम अप करते हैं आज के लेक्चर को। और अभी शायद जो स्टार्टिंग बिगिनर्स हैं उनको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, लेकिन आप जब इनको खुद इम्प्लीमेंट करोगे ना, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करते हुए खुद कोड लिखोगे, तो उस टाइम आपको इतना क्या कहते हैं टफ नहीं लगेगा, और आपको लगेगा काफ़ी चीज़ ईजी है। बस लॉजिकली आपने सोचना है कि लिखना किस तरह है। तो आई होप सब बात की समझ आ रही होगी। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इन केस के, मैथमेटिकल इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मैं लेकिन समझाऊंगा क्लियर होके, और आई होप सो आपको समझ आई होगी। जिन्होंने बेसिक मैथ पढ़ी है उनको ये पता होगा कि जो सामने लिखा है ये किस बारे में बात करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी समझाऊंगा प्रॉपर। अच्छा, वो कहते हैं फिर वही बात कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, लाइन बाय लाइन समझना है, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको एज ए इन्फॉर्मेशन समझना है, और कोई अगर वो काम कह रहा है करने का तो आपने वो काम करना है। वो कहते हैं ना राइट ट्राइंगल, उसने एक बात की हमें राइट एंगल ट्राइंगल, और उसने आगे बताया है अभी ये हुआ है कि वो क्या होती है, लेकिन फोन नाउ मैं इतना बता देता हूँ कि राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी होती है इन्फॉर्मेशन के लिए जस्ट, जिसके अंदर एक 90 का एंगल एग्जिस्ट करता है। अच्छा जी, वो कहते हैं ना राइट एंगल ट्राइंगल, और उसने बता दिया कि किस तरह पहचान सकते हैं कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, कि द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ वन साइड, के ट्राइंगल की तीन साइड्स होती है ना। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, ये लेंथ वन है, मैं इसके साइड वन कह देता हूँ, ये लेंथ टू आ गई, ये लेंथ थ्री आ गई। वो कहता है द लेंथ ऑफ वन साइड, द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ वन साइड, कि आप लेंथ वन की किसी भी एक लेंथ का जो साइड है उसकी स्क्वायर लें, तो इज इक्वल होगा, बराबर होगा किसके, सम लें, किस किस का, स्क्वायर्स ऑफ लेंथ्स ऑफ अदर टू साइड्स, अदर टू साइड से स्क्वायर्स का अगर आप सम ले लें तो वो उसके क्या है, बराबर है। तो आई ऑल्सो इसको मैंने किस तरीके से एक फॉर्मूला बना लिया, और बेसिकली हमें पता चल गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, इस तरीके से अप्रोच करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को समझते हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी, अभी उसने हमें कुछ करने को नहीं कहा, अभी सिर्फ उसने हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है। अब इसको यूज़ करते हुए हमने आगे प्रोग्राम को सॉल्व करने, अपने प्रॉब्लम की तरफ अप्रोच करना है। आगे वो कहता है राइट अ प्रोग्राम, अब असल बात स्टार्ट हुई है, क्या, डेट प्रॉम्प्ट्स अ यूजर, कि वो यूजर से मांगे टू एंटर द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, कि वो ट्रायंगल की तीन साइड्स का मांगे, और बताए कि आइधर जो उसने तीन साइड्स डाली हैं वो इंडिकेट कर रही हैं राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ कि नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो अब इसके तीन से चार सोल्यूशन मेरे माइंड की तरफ आते हैं, मैं बारी बारी सबको डिस्कस करूँगा। सबसे बिगिनर लेवल सोल्यूशन को भी, और सबसे एडवांस लेवल भी, और मतलब सबसे एडवांस नहीं होगा, लेकिन जो सबसे एफिशिएंट लेवल अभी इंटरमीडिएट लेवल तक जो मैं आपको समझा सकूं, जो आपको इजी भी लगे, उस तक जाऊंगा। ठीक है, और मैं फिर एक दफ़ा बात करूंगा कि प्रैक्टिस खुद करनी है इसकी लाजमी एक दफ़ा, तब जाके समझ आएगी, वरना समझ नहीं आएगी। सबसे पहला काम उसने हमें क्या कहा था कि तीन साइड्स यूज़र से मांगने, मैं करा लेता हूँ। तीन साइड की ज़रूरत है हमें, तीन वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, साइड वन कह देता हूँ, साइड टू कह देता हूँ, साइड थ्री कह देता हूँ। वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन का मैंने बताया था, स्पेसेस कभी भी नहीं दे सकते। और प्रोग्राम को रन करने से पहले सेव लाजमी कर लीजिएगा, मैंने ऑटो सेव सेटिंग्स के अंदर जाके ऑन किया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराता हूँ एक लाइन के, एंटर द लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड। ठीक है, और मैं यूज़र से इनपुट करा लेता हूँ किसके अंदर, साइड वन के अंदर। इसी तरीके से ये काम मैं दो दफ़ा और करता हूँ, किस किस के लिए, साइड टू के लिए और साइड थ्री के लिए। तो सेकंड साइड एंटर करेगा यूज़र, फिर थर्ड साइड एंटर करेगा यूज़र, और वो किसके अंदर स्टोर होगी, रिस्पेक्टिवली उनके अपने अपने वेरिएबल्स के अंदर। बात समझ आ रही है यहाँ तक। अब आती है जी मेन चीज़। अब
मैं अगर यहाँ पे मिसाल दूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं तीन लेंथ्स हूँ ना जो राइट एंगल ट्रायंगल को डिनोट करती हैं, उनमें से एक ये है कि 5 4 3, ठीक है। अब अगर मैं इसको फॉर्मूले के अंदर डालूँ तो फॉर्मूला क्या कहता है, साइड वन, किसी भी साइड का स्क्वायर का जो है, मैं अगर साइड वन ले लूँ इसको 5 को, इसका स्क्वायर बराबर होना चाहिए इन दोनों के स्क्वायर्स के सम के, ठीक है। अब अगर इसको मैं सॉल्व करके देखूँ तो ये 5 × 5 25, स्क्वायर का क्या मतलब होता है, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना, तो 5 × 5 क्या आ जाएगा 25, 4 × 4 क्या होता है 16, और +3 × 3 9। आई नो थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन ये बेसिक मैथमेटिक्स है, और रियली आप जब खुद करने बैठेंगे ना इसको तो आपको इतनी तंगी नहीं होगी, आपको समझ लगेगी कि कितना मैं बेसिक काम करा रहा हूँ। बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है। और 25 किसके बराबर है, 16 + 9 करेंगे तो 25, बस प्लस माइनस को हमने मैक्सिमम डिवीजन तक देख लेंगे, और इससे ज़्यादा मैथ्स हमारी इन्वॉल्व नहीं है। तो ये चीज़ ट्रू हो रही है, क्योंकि ये ट्रू हो रही है तो ये क्या है, इंडिकेट कर रहा है कि जो ट्राइंगल की साइड हमने दी थी, ये ट्राइंगल अगर इसी साइड की बनाई जाए तो क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल होगी। अब हमने इस चीज़ को बस कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो मुझे स्क्वेयर्स की ज़रूरत पड़ रही है। एक तो तरीका है कि आप उनके पहले स्क्वेयर्स को कैलकुलेट कर लें, तो मैं उनको स्क्वेयर्स को कैलकुलेट कर लेता हूँ, और उनके स्क्वेयर्स को कहीं पे स्टोर कराना होगा, तो उसके लिए मैं तीन नए वेरिएबल्स क्रिएट करने होंगे, तो मैं उनको वहीं पे डिक्लेयर और इनिशियलाइज करा लेता हूँ। तो मैं इंट एज्यूम कर रहा हूँ कि जितने भी अभी तक क्वेश्चंस किए ना उसके अंदर हमने इंटीजर्स वैल्यूज़ के साथ ही डील किया है। रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप डबल और फ्लॉट के अंदर भी बात एक ही है, तो उसके अंदर भी आप उसको लेके जा सकते हो, डेटा टाइप्स को कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। तो इंट स्क्वायर साइड वन बराबर आ जाएगा किसके, हमने स्क्वायर कैलकुलेट करना है साइड वन का, किस तरह करेंगे, उनको दो दफ़ा मल्टीप्लाई कराना है, तो साइड वन इंटू साइड वन। अच्छा जी, साइड वन के स्क्वायर का हमने कैलकुलेट कर लिया, इसी तरीके से हम स्क्वायर ऑफ साइड टू भी कैलकुलेट कर लेंगे। किस तरह से करेंगे, साइड टू को दो दफ़ा मल्टीप्लाई करा के, और उसके आंसर को हम स्टोर करा लेंगे एक नए वेरिएबल के अंदर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मैंने हमेशा बताया है, लेफ्ट टू राइट हमेशा इस्तेमाल कर, राइट टू लेफ्ट हमेशा वैल्यूज को स्टोर किया जाता है, ऐसे ही है ना। और थर्ड वेरिएबल आ गया स्क्वायर ऑफ साइड थ्री, और साइड थ्री को मैं दो दफ़ा क्या कर लूँगा, मल्टीप्लाई, स्क्वायर्स कैलकुलेट हो गए। लो जी, हमारा यहाँ तक काम हो गया जो हमने विजुअली यहाँ पे किया था, कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इनके स्क्वायर्स कैलकुलेट करने थे और बाद में उनको सम करके हमने इक्वल टू चेक करना था वो होते हैं कि नहीं होते। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। हमने क्या करना है, इफ कंडीशन लगाएंगे और साइड वन का जो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ साइड वन वो बराबर है, डबल इक्वल इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये बराबर मतलब कि कंपैरिजन करते हैं, कि चेक करता है इधर जो दोनों साइड्स हैं लेफ्ट और राइट वो आपस में बराबर हैं कि नहीं है। मैं इसको काफ़ी डिटेल्स के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स के प्लेलिस्ट के अंदर जो वीडियो आप जाके देख सकते हो उसके अंदर बड़ा डिटेल के अंदर मैंने इनको समझाया था किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स, उनका भी इस्तेमाल करेंगे हम। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि स्क्वायर ऑफ साइड वन जो है अगर बराबर हो किसके, स्क्वायर ऑफ साइड टू, स्क्वायर ऑफ साइड टू प्लस करते हैं स्क्वायर ऑफ साइड थ्री को, तो ये बराबर होता है। तो तब जो क्या कहते हैं बेसिकली हमारे पास ये इंडिकेट करता है कि जो ट्राइंगल है वो क्या है, वो इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आई होप सो बात की समझ आई होगी। अब अगर मैं इसको रन करूं तो फर्स्ट साइड मैंने फॉर एग्जांपल यही डालता हूँ 5 4 और 3, तो इट इज़ आ राइट एंगल ट्राइंगल वो शो करा रहा है। अब यहाँ पे भी काफ़ी फ्लॉज हैं, हम उनको ऐसा ऐसा डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये साइड्स हैं क्या कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के, लेकिन अगर मैं आगे पीछे करके डाल दूँ तो उस केस के अंदर वो हमें आंसर ही नहीं दे रहा, ये क्या चक्कर हुआ। और अगर मैं यहाँ पे डिबगिंग के अंदर, अब एल्स केस आपको यहाँ पे पता चलेगा कितना मदद करता है। तो एल्स केस के अंदर अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ सी आउट एल्स केस एग्जीक्यूटेड, मतलब कि ये हमारी कंडीशन अगर नहीं रन हो रही तो तभी एल्स केस रन होगा ना। और अगर मैं सेम साइड चालूँ 4 5 और 3, तो देखो एल्स केस चल रहा है, इफ केस चल ही नहीं रहा, क्यों, इसको करके देखते हैं विजुअली। जब विजुअली करेंगे ना तो हमें प्रॉपर समझ आएगी। मैंने साइड 4 5 और 3 डाली थी, वो क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ साइड वन, मतलब इसको स्क्वायर ऑफ साइड वन कह रहा है वो, 4 का स्क्वायर बराबर कर रहा है किसके, 5 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर। और अब अगर 4 4 से 16 होता है, 5 5 से 25 और 3 3 से 9, और 16 बराबर आ रहा है 34 के, विच इज़ नॉट इक्वल, जो कि फॉल्स है, क्योंकि ये फॉल्स है। इफ़ कंडीशन नहीं रन होती और एल्स कंडीशन रन होती है, बात की आ रही है समझ।
अब ये क्या चक्कर हो गया, अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ हैंडल करनी पड़ी है कि अगर वैल्यूज़ आगे पीछे हो जाएं तो हमें आगे पीछे करके भी चेक करना है कि उस लिहाज से तो नहीं वो क्या कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बन रही की बन रही। क्यों, अगर 5 को हम पहले रखें और 4 और 3 को बाद में रखें तो तब तो बनती है ना क्या कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेशक क्वेश्चन के अंदर उसने हमें ये नहीं कहा कि फर्स्ट साइड हमेशा वो प्रॉपर तरीके से एंटर करेगा, वो आगे पीछे करके भी डाल सकता है। उसने हमें ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं दी कि जो आपको वैल्यूज़ आएंगी वो हमेशा अरेंज ऑर्डर के अंदर आएंगी, वो आगे पीछे डाल सकते हैं कि हमारा काम है चेक करना। तो आपको समझ आ रही है कि प्रोग्रामर के माइंड की तरफ से किस तरह सोचना है कि आपने हर बेसिकली प्रॉब्लम के उसके सोल्यूशन को कैटर करना है ताकि और यूज़र की साइड पे उसको तंगी ना फेस हो। तो हमें एक और काम करना पड़ेगा। एक तो तरीका है, मैं यहाँ पे एल्स केस हटा रहा हूँ और एल्स केस का मैंने काफ़ी अच्छा यूज़ आपको यहाँ पे दिखाया। और वो क्या है कि हम इसको बाकी दो साइड से रिस्पेक्टिव से भी काम करवा सकें कि वो पहले इसको चेक करे, अगर नहीं होता तो वो फिर साइड 2 को पहले रखे और साइड 1 और 3 को बाद में रखे। और अगर ये भी नहीं होता तो साइड 3 को पहले रखे और साइड 1 और 2 को बाद में रखे। बात की समझ आ रही है ना? कोई अगर इनमें से हो जाता है रखने से तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है, वरना नहीं है। और अगर मैं अब यूं करके चलूंगा तो देखो इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, वो डिस्प्ले करा रहा है। बट ये थोड़ी अच्छी अप्रोच नहीं होती, क्यों आप एक ही चीज़ प्रोग्राम के अंदर रिपीट करा रहे हो और रेपिटेटिव प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं कंसिडर की जाती। तो इसका एक और हल है, और वो क्या हल है कि बेसिकली आप इन कंडीशंस को जो है ना, आप यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके लिख दो, क्योंकि इनमें से कोई एक भी हो जाए तो क्या कहते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। और ऑपरेटर करके मैंने कंडीशन लगा दी कि इन दोनों कंडीशन में से, और एक थर्ड कंडीशन भी मैं लगा देता हूँ ये वाली यहाँ पर। इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इस केस के अंदर वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। मैंने और ऑपरेटर नहीं लगाया था इसलिए वो एरर शो कर रहा था। मैं अगर सेव करूँगा तो प्रॉब्लम सॉल्व। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ 4,5,3 तो तब भी चलेगा। और अगर मैं 3,5,4 कर दूँ तो तब भी वो राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी साइड डाल दूँ जो कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल 5, 5 और 5, तो कुछ भी वो डिस्प्ले नहीं करा रहा। तो इधर आप एक एल्स केस बना सकते हो कि वो डिस्प्ले करा दे क्या, इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आई होप सो आपको बेसिकली समझ आई होगी किस तरीके से प्रॉब्लम्स का अप्रोच करते हैं, किस तरह आप उसका हर सिनेरियो को आपने देखना होता है कि अगर यूं ना हो जाए यूज़र की साइड पे। क्योंकि अगर यूज़र की साइड पे फर्ज करो कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपके प्रोग्राम में कोई फॉल्ट है ना, फिर आपको दोबारा उसको खोल के बैठना करके ठीक करना पड़ेगा। तो ये तो अभी छोटा सा प्रोग्राम था तो इतना इशू नहीं है, लेकिन फर्ज करो यही जो बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा ज़्यादा क्या कहते हैं लाइंस ऑफ कोड्स होता है और फिर कॉम्प्लेक्स होता है। तो वहाँ पे क्या कहते हैं स्मॉल लाइन ऑफ कोड्स का एफिशिएंट प्रोग्राम को ज़्यादा क्या कहते हैं प्रेफर किया जाता है। तो इसलिए वो जो मल्टीपल इफ़ थी वो एज़ कम्पेयर टू दिस वन इफ़ ज़्यादा एफिशिएंट है। और फिर अगर आप और एफिशिएंट बना सकते हैं इसको, वो किस तरीके से कि आप स्क्वायर ऑफ साइड भी इफ़ कंडीशन के अंदर इवेलुएट करो कि आप सिंपली स्क्वायर ऑफ साइड 1 की जगह लिख दो साइड 1 इंटू साइड 1 ब्रैकेट्स के अंदर। मैं करके भी दिखाता हूँ। तो ये भी बात एक ही है कि वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि ब्रैकेट्स लगी हुई ना, ब्रैकेट्स से पहले इवेलुएट करेगा। मैंने इसको भी बताया था बड़ी डिटेल के अंदर अपने प्लेलिस्ट के लेक्चर्स के अंदर। फिर बाद में वो इन दोनों को सम करके क्या कहते हैं चेक करेगा। फिर इसी तरह आप इधर भी ब्रैकेट से आके साइड 2 का स्क्वायर कैलकुलेट करो, साइड 3 का। मैं करके दिखा देता हूँ मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। और फिर साइड 3 का, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा देता हूँ कि वो पहले मल्टीप्लाई करे बाद में ऐड करे, पहले ऐड ना कर दे। अगर पहले ऐड कर देगा तो हमारा प्रोग्राम की जो लॉजिक है वो गलत हो जाएगी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। जब इस तरीके से भी कर सकते हो तो आपको ये जो पहला है इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस आपको हर जगह वो दो दो दफ़ा लिखने पड़ेंगे। तो ये आपके ऊपर है। अब मैं अगर इसको यूं भी रन करूँगा ना तो ये देखना रन होगा 5,4,3। तो देर इज़ वन मोर वे कि आप और भी तरीके से कर सकते हो। तो ये अब आपका काम है कि आप इसको बैठें और तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक डाल दूंगा जिसके अंदर और प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगे। उसको बैठ के खुद करना है आपने, मैं नहीं उसका कोई भी सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। और इन केस ना हो तो चैट जीपीटी आप सारे जानते हैं अवेलेबल है। मैं ये नहीं कह रहा आप चीटिंग करें, लेकिन चैट जीपीटी अब एक टूल है जिसको हमें इस्तेमाल करना साथ साथ आना चाहिए। और चैट जीपीटी को सिर्फ इस हद तक इस्तेमाल करना है कि आपने उससे अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो पूछ लें हिंट्स के लिए और समझने के लिए।
और उसका टूल इस्तेमाल करना है सिर्फ हेल्प के लिए। लेकिन जो मेन चीज़ है ना, मैं क्यों आपको कह रहा हूँ ये बैठ के खुद पहले प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जब तक आपको कोड खुद नहीं ना समझ आएगा कि क्या वर्किंग कैसे हो रही है, तो आप चैट जीपीटी जो आपको कोड देगा आपको नहीं पता चलेगा कि वो सही है या गलत है। और चैट जीपीटी 100% करेक्ट हमेशा कभी भी नहीं होता, आपको कभी कभार उसके अंदर एडिट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो खुद को भी समझना आना चाहिए। तो और वो कैसे होगा, खुद प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। तो आई होप सो आज का लेक्चर थोड़ा सा मज़े का गया होगा, क्योंकि हमने काफ़ी प्रॉब्लम्स वगैरह थोड़ा सॉल्व की है। और जिस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे ना लूप्स की तरफ, फिर क्या कहते हैं एरेज की तरफ, फिर फंक्शंस की तरफ, हमारे क्वेश्चंस के थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे और फिर मज़ा आएगा उनको और सॉल्व करते हुए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।